वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। ब्रेक से पहले देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं शादी करके 27 फरवरी 2009 में आया था। ठीक है। और मेरा वीज़ा 27 मंथ का लगा था 5 मई 2011। क्या मैं अब मार्च में अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक, बस यही है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे जो सिंगल ऑक्यूपेंसी टैक्स दे रही है ना हम, मेरी वाइफ ना, तो हम रह तो एक घर में रहे हैं, लेकिन मैंने अक्टूबर 2010 में जाकर सही करवाया था वो। अब क्या वो पिछला चेक करें कि वो डबल ऑक्यूपेंसी अब तो दे रहे हैं? ठीक जी, आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, जब आप को 24 महीने पूरे हो चुके हैं, उससे कोई 2-4 वीक पहले भी आप एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक कौंसल टैक्स का तल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि होम ऑफिस में बादर हैं। वो सिर्फ ये बादर करेंगे, वो सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि आप दोनों इकट्ठे रहते नहीं या नहीं, और अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं। तो उनको कोई बिल्स वगैरह जो भी आपके नाम से, बिजली का, गैस का, टेलीफोन का, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह कि आप इकट्ठे रहते रहे, वो उनको भेज दें। मुझे यकीन आपको स्टे मिल जाएगा। और लाइफ इन यूके टेस्ट अगर आपने पास नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके पास कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ, मुझे सवाल करना था कि मेरी शादी को अभी 8 साल हो गए। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान में जाके दूसरी शादी कर ली मेरी इजाजत के बगैर। अच्छा। उनको इंडेफिनिट वीजा मिल गई है अभी। ठीक। अभी मैंने उनको क्या करना है, क्योंकि मुझको नहीं चाहिए वो उनकी वाइफ को यहाँ लाए। अच्छा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत के बगैर ये शादी की है और मुझे कुछ भी पता नहीं। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में वो इजाज़त के बगैर भी शादी कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से उन्हें शायद वहाँ पे शादी कर ली होगी। तो बहरहाल अगर आप की डिवोर्स लीगली नहीं हुई है तो फिर वो अपनी वाइफ को नहीं बुला सकते, लेकिन अगर आपसे डिवोर्स होती है उसके बाद शादी करके तो अपनी वाइफ को अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था आपसे, हम 2009 में आए थे यहाँ पे। ठीक है। तो हमने सालम किया था, एक मेरा दोस्त था, हमने फीस भी पे की है वकील को 1000 पाउंड। तो वो अभी 2010 में उसको इमिग्रेशन और अरेस्ट किया, तो उसने जब अपना पेपर शो कराने क्या तुम्हारा केस रजिस्टर नहीं है, उसको तो डिपोर्ट कर दिया उन्होंने। ठीक। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी उनसे डेट ली है, मैं सालम न्यू सालम करना चाहता हूँ, तो क्या ये ऐसा तो नहीं होगा मैं जाऊँ पकड़ के बैठा लें मुझे? एक ये क्वेश्चन था, एक और आपसे पूछना था। ठीक। जो 2009 में केस एक और किया था, उनके फैसले कब होंगे, क्या आप बता सकते हैं अभी? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में पहली बात यह है कि अगर आपने असाइलम क्लेम की है अभी, तो उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो वहाँ पे जो ऑफिसर डील करेगा उसकी मर्ज़ी पे है, तो उसकी डिस्कशन पे है। तो बाज़ औक़ात होता है कि वो डिटेन भी कर लेते हैं अगर वो समझें कि एक तो आपका केस कमज़ोर है, दूसरा चांसेस हैं कि आप कहीं भाग जाएंगे, तो चांसेस हैं कि वो आपको डिटेन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। दूसरी बात ये कि अगर 2009 में किसी ने अप्लाई किया था, अब क्या अप्लाई किया था, अगर तो उसका लीगल यहाँ पे स्टे था तो आमतौर पर इसका 3 मंथ के अंदर डिसीजन आ जाता है। तो अगर किसी और ग्राउंड पे अप्लाई किया तो डिपेंड्स है कि अगर ओवर स्टे है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है, लेकिन अगर लीगल आदमी हो तो उसका 3 मंथ में फ़ैसला हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ है यूरोपियन नेशनल, तो मैंने उनसे पिछले साल शादी की थी। मैं पीएसडब्ल्यू पे था, तो मेरा तकरीबन 10 साल जो मुझे पूरे हो रहे हैं एज ए स्टूडेंट और पीएसडब्ल्यू मिलाकर, वो नेक्स्ट ईयर 2012 में जनवरी में हो रहे हैं। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो मुझे पता है कि मैं आफ्टर 10 ईयर्स अप्लाई कर सकता हूँ इंडेफिनेट, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक लोन लिया था, वो मैं पे नहीं कर सका। कुछ क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स थी, वो भी मैं नहीं कर सका। तो एक बैंक्रप्सी का है, तो आया कि ये इफेक्ट करेगा मेरे इंडेफिनेट पे? जी आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ ये इफ़ेक्ट पे कर सकता है, चूँकि ये आजकल डिक्लेयर करना पड़ता है। नेशनलिटी पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो अब जो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे उस पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है, चूँकि इसका मतलब है कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टे दें शायद यही सिचुएशन है, तो इस पर इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़्यादा बेहतर है कि जिनसे आपने लोन लिया था उनसे आप निगोशिएट करके कोई इंस्टॉलमेंट्स कर लें। तो आमतौर पर यही होता है, अगर आपका बड़ा लोन भी है तब भी जो कुछ आप ऑफ़र करें तो कंपनीज आपसे ले लेती हैं। ज़्यादा बेहतर उनसे निगोशिएट कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक। यस फरमाइए। मैंने आपसे पूछना था, मैं 2009 में आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक है। तो अभी मैंने पीजीडी बिजनेस स्टडी में किया पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। तो अभी मैंने टॉप अप नहीं करना है एमबीए का, तो मैंने अकाउंट्स में एडमिशन लेना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी?
अगर मैं कोर्स चेंज करती हूँ तो मेरा वीज़ा नवंबर 2011 में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। अगर आप एक कोर्स के लिए आई, इस कोर्स को कंप्लीट करके दूसरे कोर्स में जा रही हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा तो अगर मुझे लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट पे अब हैं तो, लेकिन नेक्स्ट जो आपका एडमिशन है वो आप शायद लेना चाहती हैं अकाउंटेंसी में, तो बिल्कुल आप कोर्स अगर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए आपका मौजूदा कोर्स, इसके बाद दूसरे किसी कोर्स में जाना चाहें तो बिल्कुल आप जा सकती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सलीम है। मैं सर 2-3 मिनट लूँगा। मेरा एक सवाल है उस सिलसिले में। जी सर मैं 2005 में आया था इस कंट्री में। अच्छा। तो सर 2007 में यहाँ पर एक लड़की आई थी, इनलीगली मैं रह रहा था। 2007 में एक लड़की आई थी, उसके साथ मेरा अफेयर हो गया था। तो मैं एक बच्ची मेरी पैदा हुई थी यहाँ पर, और दूसरा बच्चा जो था वो 5 मंथ जब वो प्रेग्नेंट थी। अभी आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि अब मैंने जो है ना उनके साथ ये असाइलम क्लेम किया था, उनको डिस्कंटिन्यूटी लीव 5 इयर्स की मिल गई हुई है 2009 में। तो अब उनके साथ जो है ना मैंने असाइलम क्लेम किया था उनका नाम, लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। अब मेरा सवाल ये है कि उनके ऊपर तो नहीं किसी किस्म का कोई इफेक्ट होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपने कोई असाइलम क्लेम की या कोई केस किया तो आपने इकट्ठे ही करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी आपके थे, तो आपने अलग के, उन्होंने केस अलग क्यों किया और आपने केस अलग क्यों किया, डिपेंड्स है। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको पूरी बात बताएंगे क्या हुआ था, उन्होंने किन सर्कमस्टांस में क्या अप्लाई किया था, आपने क्या अप्लाई किया था, ताकि सारे पेपर्स देखकर सारी बात आपको सुनकर एडवाइस कर सकें। ये कोई एक क्वेश्चन 8 मिनट का नहीं है कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाकर एडवाइस ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मैंने साले में अप्लाई किया था 2006 में। 8 में? जी 2006 में जुलाई। ठीक है। अच्छा। वो रिफ्यूज हो गया था कुछ 6 माह के बाद। उसके बाद मैंने दोबारा 2008 में जो है ना लेगेसी में अप्लाई किया था, जो मुझे सेटलमेंट वीजा फॉर लाइफ मिल गया था 2009। ठीक है। इंडेफिनिट मुझे मिल गया था। अब मुझे ये पूछना है कि मैं इस बेस पे, अपने इंडेफिनिट की बेस पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लॉफुली जो है वो 5 इयर्स नहीं हुए हैं। तो आपने लेगेसी में कब अप्लाई किया था? 2008 में किया था। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में इसमें 2 शराइत होती हैं। मोस्टली जो लोगों को लेगेसी में स्टे मिला है, तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 4,65,000 से ज़्यादा हैं जिनको अभी तक स्टे मिल चुका है। तो उसमें 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह कि इंडेफिनिट स्टे मिलने के 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि पिछले 5 साल में आप UK में लीगल तरीके से रह रहे हो। चूँकि जब आपने लेगेसी में अप्लाई किया था, इसका मतलब वहाँ से एप्लीकेशन आपकी 2008 से शुरू होती है। तो उसका मतलब है लीगल जो आपका स्टे है वो 2008 से शुरू होता है, और जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे जो कि 2013 में है, उस वक्त आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। जी नवाज साहब। मैं इधर विजिट के लिए आया था, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है। अच्छा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आगे अगर मैं होम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन वगैरह किस तरह सबमिट करा सकता हूँ? तो विजिट खत्म हो गया? अभी नहीं, मेरा विजिट हो गया तकरीबन, आप में इलिजिबल हो गया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने ओवरस्टेयर नहीं होना था, तो अगर विजिट जल्दी ख़त्म करके चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो बहरहाल किसी अच्छे सोलिसिटर से जाकर मशवरा कर लें कि वो देखें कि आप किसी कैटेगरी में फ़िट होते हैं या नहीं होते, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। पहले तो तकरीबन 85 कैटेगरीज थी, अब खैर उन्होंने थोड़ी सी कम कर दी हैं। लेकिन किसी अच्छे वकील के पास जाएँ, उनसे जाकर मशवरा करें, आपकी पूरी बात सुन के शायद वो आपको एडवाइस कर सकें आप कहीं पर फ़िट होते हैं या नहीं होते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम जाहिद अली कुरैशी है। जी कुरैशी साहब। सर मैंने ये मालूमात लेनी कि मेरा वर्क परमिट है। अच्छा। मैं 2007 में आया था, 2007 नवंबर में इधर आया था। ठीक है। तो ये कितनी देर बाद इंडेफिनिट का होता है, पूछना सर आप। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप वर्क परमिट के ऊपर हैं तो आपको 5 साल कंप्लीट करना पड़ेंगे। तो 5 साल कंप्लीट होने पर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे इंडेफिनिट स्टे के लिए, बशर्ते है कि आपके पास 5 P60 हो। P60 एक फार्म होता है जो कि आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर अप्रैल को देता है। या 5 आपके संभाल कर रखें P60, और 5 साल कंप्लीट होने पर आप अप्लाई कर सकेंगे इंडेफिनिट स्टे के लिए। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था, मेरी फ्रेंड है तो उसको अभी वो उसका लेगेसी में केस था, तो अभी 1 वीक पहले उन्होंने होम ऑफिस वालों ने लेटर लिखा है कि आप 10 डे वर्किंग डे में अपनी
फोटो भेजें। ठीक। तो अब उन्होंने फोटो भेजी है, तो अब कब तक जवाब आ जाएगा या क्या, मतलब फोटो क्यों उन्होंने मांगी? पासवर्ड वगैरह सब कुछ उनके पास ही है उनका। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब किसी आदमी को लेगेसी में इंडेफिनिट स्टे देना चाहें तो वो ये करते हैं कि एक स्टिकर के ऊपर उसका फ़ोटो लगाकर तो फिर उसको पासपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं, या अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका तो एक लेटर इशू करते हैं, स्टेटस लेटर, उसके ऊपर वो स्टिकर लगाते हैं जिसमें कि अप्लीकेंट की तस्वीर होती है। इस वजह से होम ऑफिस वाले लेटेस्ट तस्वीर मांगते हैं। तो अगर आपकी फ्रेंड की उन्हें तस्वीरें मांग ली हैं तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी उसको स्टे लग के आ जाएगा। अब इसमें श्योर नहीं होता है कि कितने दिन लगेंगे, डिपेंड है कि जो ऑफिसर डील कर रहा है उसके पास कितने केसेस हैं। अगर उसके पास थोड़े से केसेस हो सकता है वीक में ही स्टे लग जाए, लेकिन हो सकता है उसके पास काफ़ी सारे केसेस हों, उसमें थोड़ी देर लग जाए। अब बस जब आप तस्वीरें भेज दें उसके बाद बस दुआ करें और वेट करें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इसमें मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी वाइफ यहाँ पे स्टूडेंट है, उसने डिग्री कोर्स में दाखिला लिया हुआ था, अभी उसने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक। तो पिछले साल उसने एक्सटेंशन ली थी बेबी के बेस पे। ठीक। तो वो फिर हो गई थी, उसके बाद फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो सफर नहीं कर सकती, वहाँ जाके बैठ नहीं सकती, ये ऐसे मसला है। हम अगर दोबारा उसका आखिरी साल जो है ना उसका 1 सेमेस्टर रहता है, 1 सेमेस्टर उसने क्लियर कर लिया है। तो अब अगर हम एक्सटेंशन के लिए जाएं या हम गैप ईयर लें तो उसके लिए क्या होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इमिग्रेशन वाले यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को वीज़ा देते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पढ़े। तो फ़र्ज़ करिए अगर हर साल एक बच्चा पैदा होना शुरू हो जाए और वो गैप लेना शुरू कर दें, फिर इमिग्रेशन वाले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अगर आप साल का गैप रहता है तो आप साल में अपने कंट्री में चले जाएँ, फिर जब पढ़ने लगें तो उस वक्त वापस आ जाएँ। इस वजह से कोई 100% गारंटी नहीं है। अलबत्ता बाज़ हालात में ये होता है कि अगर कोई वीक 2 वीक या 3 या 4 वीक तक कॉलेज वाले अलाउ करें तो कि किसी का बच्चा पैदा होने वाला है तो उस पर तो वो उसको ओवरलुक कर देते हैं या उसमें उसको एकोमोडेट कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कहें कि मैं साल के लिए या टर्म के लिए ऑफ कर दूं तो फिर इमिग्रेशन वाले यही कहते हैं कि जब अपने कंट्री में चले जाएं और जब पढ़ने लगें तो साथ वापस आ जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाजरीन एक टाइम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में आपके लिए फिर हाजिर आपकी दोबारा हाजिर होते हैं।